Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. हेलो चॉल सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. कैसे हैं सब लोग? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल. सो वेलकम एवरीवन टू योर ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट एंड ESE सिविल. मेरे दोस्तों, माय नेम इज अभिषेक भारतीय और मैं आपके लिए एक मिनी कोर्स लेके आया हूं जहां पे हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस कवर कर रहे हैं. 2 लेक्चर इस टॉपिक के हो चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द 3rd लेक्चर. यस माय डियर फ्रेंड, टुडे we are going to understand about the shape factor for the various cross section. In the last class we have understood what is shape factor, what is its significance. We have understood what is load factor, what is its significance. We have also seen that this load factor can be applied only for the ductile material, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, we say as plastic moment by safe moment, जो कि और कुछ नहीं होता है, it is MP by MY. और क्योंकि वहाँ यील्डिंग के लिए बात होती है, इसलिए रीजन है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बात करते हैं हम लोग, फॉर द डक्टाइल मटेरियल, राइट. सो वी विल बी आल्सो सीइंग फ्यू न्यूमेरिकल्स अलोंग विद इट एंड देन विल मूव अहेड. सो फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया है. सो मेरे दोस्त, बिफोर स्टार्टिंग कुछ अपने बारे में बता देता हूँ. माय नेम इज अभिषेक भारतीय, teaching the GATE and ESE since last 9 years, qualified GATE with all India rank 136, qualified ESE pre and mains in 2015, got selected in RVNL, qualified via state exams, awarded as GATE ESE Iconic Educator of the Year in 2022 and taught more than 1 lakh aspirants by take both online and offline. मेरे दोस्तों, अभी आपको अनअकैडमी पे जो अभी आपका प्राइस आपको दिख रहा होगा, फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है. द ऑफर इज वैलिड टिल September 12. So if you are planning, do join using the code BHAR10 BHAR10 कोड आप अप्लाई करेंगे and you can join. So let's move ahead with the topic. And today it is the 3rd lecture of the plastic analysis. So we'll move ahead with the topic, right? So my dear friend, in this 3rd lecture, our first question, आपका एक पहला क्वेश्चन, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, उसी को एक क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे एंड देन विल मूव अहेड विद द टॉपिक, राइट. तो आपको क्या बोल रहा है, शेप फैक्टर फॉर द आई सेक्शन इज 1.12, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन बेंडिंग इज 1.5. इफ द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इज इंक्रीज बाय 20% देन डिटरमाइन द लोड फैक्टर. देखो, आपको क्या पता है दोस्त, आपको क्या पता है, what is load factor? Load factor is nothing but shape factor into factor of safety. We have already seen in this, yes or no? अब factor of safety क्या होता है? It is nothing but yield stress by safe stress. सिंपल सा पॉइंट है, हाँ या ना? अब आपको सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में ये बोल रहा है कि परमिसिबल स्ट्रेस इज इंक्रीज बाय 20%. मतलब ये जो F का वैल्यू है ये 20% से बढ़ गया है. कहने का मतलब है शेप फैक्टर इनटू Fy डिवाइडेड बाय 1.2F, यही होगा ना यार, यही होगा. अब देखो, आपको सवाल में क्या दे दिया है, आपको सवाल में क्या दे दिया है, आपको सवाल में दे दिया है शेप फैक्टर, आपको सवाल में दे दिया है शेप फैक्टर दैट इज 1.12 और आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है 1.5. अब ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये लोड इंक्रीज परमिसिबल स्ट्रेस को बढ़ाने से पहले था. कहने का मतलब है इट वाज Fy by F, कहने का मतलब इट वाज Fy by F, so it is 1.5 by 1.2. So when you calculate what you are going to get, my dear friend, this is 3 का टेबल पढ़ेंगे, 5 और 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32.
So 0.28 into 5 140, so that is 1.4. So आपका जो लोड फैक्टर आया, this is 1.4. The load factor that you will be getting will be 1.4. Is it clear? तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. They can ask you the question like this, right? चलिए नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे. नाउ चलिए इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसको और मोमेंट कर्वेचर को बाद में लेते हैं. Let's first move ahead with the shape factor for various cross section. Let's move ahead with the shape factor for various cross section. और इसमें सबसे पहला है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन. अब यहां पे बेंडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप शेप फैक्टर की बात करते हो तो शेप फैक्टर इज रिटन एज प्लास्टिक मोमेंट बाई यील्ड मोमेंट, जहां पे आप स्ट्रेस जो एक्सट्रीम फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेस मानते हो दैट इज योर यील्ड स्ट्रेस, राइट. सो फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अगर हम बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में सबसे पहले हम निकालते हैं सेक्शन मॉड्यूलस. सेक्शन मॉड्यूलस, तो सेक्शन मॉड्यूलस फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इट इज नथिंग बट z. z क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन y मैथ्स, यही होगा ना यार, I बाई y मैथ्स यही होगा. अब देखो हमारे पास रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका विड्थ है b एंड हाइट इज h. सो फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है व्हाट? bh क्यूब बाई 12, bd क्यूब बाई 12, राइट. एक्सिस आपका कौन सा है? दिस इज योर एक्सिस, ये है आपका एक्सिस. सो bh क्यूब बाई 12. अगर यही एक्सिस मेरा चेंज कर देंगे सो इट इज hb क्यूब बाई 12, राइट. सो bh क्यूब बाई 12 एंड व्हाट इज y मैक्स? y मैक्स क्या है? आपका न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम दूरी, न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम दूरी. सो व्हाट इज y मैक्स? इट इज नथिंग बट इक्वल टू h बाई 2. सो व्हाट इज द वैल्यू? द वैल्यू इज नथिंग बट bh स्क्वायर बाई 6. द वैल्यू इज नथिंग बट bh स्क्वायर बाई 6. क्लियर है सर? तो आपको याद होगा मैंने बताया था इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस. तो जब हम यहां पे सेक्शन मॉडुलस निकाल रहे हैं तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस लिया है दिस इज योर इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस. सिमेट्री है, सेंटर पे लाई करेगा. सेंट्रॉइड सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन पे आपको दिखेगा, ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड द वैल्यू ऑफ z इज नथिंग बट bh स्क्वायर बाई 6. द वैल्यू ऑफ z इज नथिंग बट bh स्क्वायर बाई 6. नाउ अगला अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस. द नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड इज प्लास्टिक section modulus. The next we have to find is plastic section modulus and it is given by ZP. Plastic section modulus, it is given by ZP. So now if I have to find ZP, the formula of ZP is what? जो total cross section area है उसका आधा और दोनों हाफ एरिया का दूरी फ्रॉम द इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, दोनों का दूरी फ्रॉम द इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, राइट. तो सर सिंपल सा बात है, ये आपका क्या है? दिस इज अ सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन और आपका जहां पे इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है वहीं पे आपका प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस भी लाई करेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस है वो एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. यस, तो द टोटल एरिया इज BH. आधा एरिया क्या हो जाएगा? BH बाई 2. BH बाई 2 टोटल एरिया BH था तो आपको हाफ एरिया लिखना था, सो BH बाई 2. नाउ इसका दूरी फ्रॉम द
प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इज व्हाट, h/4, आधा h/2, आधा h/2, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, उसका सेंटर पे बात कर रहे हैं, सो इट इज h/4. सो y1 बार प्लस y2 बार दोनों का वैल्यू क्या हो गया, h/4 प्लस h/4 हो गया क्या. So now here my dear friend this value will become h/2, this value will become h/2, तो फाइनल वैल्यू क्या हो गया आपका, it is nothing but bh square by 4, bh square by 4. So this value is nothing but your, this value is nothing but your zp. ये वैल्यू आपका और कुछ नहीं है, this value is zp. Now my dear friend, माय डियर फ्रेंड, अपने को क्या निकालना है, शेप फैक्टर निकालना है. एंड द शेप फैक्टर इज गिवन बाय ZP बाय Z. ZP आपका कितना आया, इट केम आउट टू बी BH स्क्वायर बाय 4 एंड Z आपका कितना आया, इट केम आउट टू बी BH स्क्वायर बाय 6. सो नाउ यू गेट द वैल्यू एज 3/2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1.5. तो अब यहां पे दो सवाल आपका राइज होता है. पहला सवाल, ये 1.5 का क्या सिग्निफिकेंस है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. ये 1.5 का सिग्निफिकेंस है कि 50% ऑफ द रिजर्व स्ट्रेंथ, 50% ऑफ द रिजर्व स्ट्रेंथ बियॉन्ड यील्डिंग, यील्डिंग के बाद 50% आपका रिजर्व स्ट्रेंथ बचा हुआ है फ्रैक्चर से पहले. मतलब अगर यील्डिंग 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे हो रहा है तो फ्रैक्चर 150 पे होगा, ये मतलब है इस 1.5 का पहला. दूसरा सवाल आपका ये बन सकता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलास्टिक एंड प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस. तो यहां पे डिस्टेंस 0 होगा, यहां पे डिस्टेंस क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द इलास्टिक एंड प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इन दिस केस इज इक्वल टू 0. इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन. देखो दिस वी आर डूइंग इन द रिकॉर्डेड, है ना. अगर तुमको किसी भी पॉइंट पे डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, सर इस पार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना. तो जब अगला वीडियो बनाएंगे तो उस पार्ट को जो भी तुम्हारा डाउट रहेगा उसमें एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ठीक है. सो वेन एवर यू फील डाउट वाइल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, तो जब अगला वीडियो बनेगा तो उस पार्ट में हम एक्सप्लेन कर देंगे, राइट. सो माय डियर फ्रेंड, सेक्शन मॉड्यूलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ शेप फैक्टर फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन. किसी को कोई डाउट है क्या, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस, नो. चलिए अगला, द नेक्स्ट इज योर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. व्हेन आई से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आई मीन, व्हेन आई से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आई मीन सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. मेरा मतलब हॉलो का नहीं है, मेरा मतलब हॉलो का नहीं है. व्हेन आई से सर्कुलर, ठीक है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन आई से सर्कुलर, तो सर्कुलर का मतलब है, सर्कुलर का मतलब है सॉलिड, इट इज नॉट हॉलो. इज इट क्लियर. व्हेन आई से सर्कुलर, यहां पे हम बोलना क्या चाह रहे हैं, सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. हम एक रिंग की बात नहीं कर रहे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रिंग, हम एक सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं. चलिए क्लियर है बात, तो ये हटा दे रहे, ओके पहले ये हटा देते हैं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड सर्कुलर, क्योंकि डायग्राम में कुछ हमको यूज करना होगा. सो अगेन यहां पे अगर हमको Z निकालना है, दैट इज योर सेक्शन मॉड्यूलस. इफ आई हैव टू फाइंड Z, तो अगर मेरे पास सर्कल है, अगर मेरे पास सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है, द डायमीटर ऑफ दिस circular cross section, the diameter of this circular cross section is D. If the diameter of the circular cross section is D, then the Z I write as I by Y maths. Z हम कैसे लिखेंगे सर, I by Y maths. For the circular cross section, मेरा moment of inertia about the neutral axis is what? It is nothing but pi d to the power 4 by 64. यही होगा ना यार, pi d to the power 4 by 64.
and if I find y max, which is the maximum distance from the neutral axis, तो neutral axis again here, neutral axis will lie at the centroid, और centroid ऐसा आ रहा है कि आपके ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल आपको दिख रहा है क्या? तो ये आपको इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस दिख रहा है. दिस इज योर इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस. yes or no? This is your elastic neutral axis. So my dear friend, y max is nothing but d by 2. So the value that you are going to obtain is nothing but pi d cube divided by 32. The value that you are going to obtain here is pi d cube by 32. Is it clear, sir? Is the point clear to all? So this is your value of z. Now coming to the value of zp. Coming to the value of zp. Coming to the value of zp. So zp is what? It is nothing but a by 2. Again y1 bar plus y2 bar. Now my dear friend, symmetrical section है, circular section है, तो अगर आप देखोगे तो जो आपका इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है वही आपका प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस भी बनेगा. जो आपका इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है वही आपका प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बनेगा. सो इफ दिस इज योर प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, आपका जो एरिया आ रहा है वो एक हेमिस्फेरिकल है. आपका बेटर बोले कि सर्कल का हाफ, हेमी सर्कल, राइट. तो अगर हेमी सर्कल है तो हेमी सर्कल में इस आधे एरिया का जो सेंटर होगा, आप पढ़ते होगे 4r/3π, याद है कुछ? 4r/3π. तो d के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2d/3π. दिस इज योर y1 बार. उसी तरीके से नीचे भी आपको क्या मिल जाएगा? 4r/3π, दैट इज नथिंग बट 2d/3π. दिस इज योर y2 बार. सो माय डियर फ्रेंड, एरिया आपका कितना था? πd²/4 और उसका आधा, πd²/4 और उसका आधा, ठीक है, दैट इज योर a/2. और y1 बार कितना हो गया? 2d/3π प्लस 2d/3π. ठीक है ना? ठीक है ना? बोलोगे तो ये वैल्यू आपको जो मिला यहां पे क्या मिल गया? πd² डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4d/3π. 4d/3π. 4 8 को काटेगा 2 बार में. ये वैल्यू क्या हो गया? यहां से और क्या हो गया? पाई चला गया. सो द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन हियर इज d³/6. चेक कर लो सर एक बार. द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन हियर फॉर द वैल्यू ऑफ zp is d³/6. Is it clear, sir? The value that you are going to obtain is nothing but d³/6. So z and zp, it should be very clear to everyone. So now if I find the shape factor, which is nothing but zp/z, तो zp आपका कितना आया? d³/6. d³/6. और z कितना आया? πd³ डिवाइडेड बाई 32. यही आया. तो यहां पे क्या हुआ? आपका d³ चला गया, d³ चला गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 16 जा 32 हो गया. तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो गया? 16/3π. तो ये वैल्यू अगर आप डेसिमल में पुट करते हो, सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी नियरली 1.7. 16/3π याद रखो या 1.7, एनी वन, लेकिन वैल्यू आपको याद रहना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको यूज करना पड़ सकता है. सो यू शुड रिमेंबर द वैल्यू फॉर द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन. You should remember the value for different cross section. So till now we have done 2 cross section. One is rectangular and other is circular. ये symmetrical था तो अपने को प्रॉब्लम नहीं हुआ. अपने को यहाँ पे इतना पता चला कि distance between the elastic and plastic neutral axis are same in both the cases. Secondly, shape factor rectangular का है 1.5, सर्कुलर का है 1.7. सर्कुलर में रिजर्व स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि 70% आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है
कि सर्कुलर आपका ज़्यादा एफिशिएंट सेक्शन है, क्योंकि वो एफिशिएंसी आपको कंपेयर करना पड़ेगा कीपिंग द बेस सेम। तो अगर दोनों का बेस सेम है तभी आप कंपेयर कर पाओगे, है ना। ये बात मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको समझा दी थी। चलिए सर, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे मेन गेम है, थोड़ा समझेंगे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए यहाँ पे, सो माय डियर फ्रेंड, इट्स अ हॉलो सर्कुलर, थिन हॉलो सर्कुलर है ये, थिन हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक डी आउटर है और ये डी इनर है। तो जब भी थिन सेक्शन होता है तो आपको सिखाया गया होगा, मैंने ही सिखाया होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने ही आपको सिखाया है कि if there is a circular cross section, so what we are going to do, we are going to take the mean area. What we are going to do, we are going to take the mean area. याद है सर, ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। जब भी थिन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, वी टेक द मीन रेडियस एंड द मीन एरिया। तो हम मीन रेडियस ले रहे हैं आर एम, आई एम टेकिंग द मीन रेडियस दैट इज आर एम। यहां पे आपको इस तरीके से दिया गया होगा, यहां हो सकता है आपको डी इनर दे दिया हो, डी इनर दे दिया हो और थिकनेस दे दिया हो, डी इनर दे दिया है और थिकनेस दे दिया है। तो ये जो मीन रेडियस है, दिस मीन रेडियस इज नथिंग बट डी इनर बाई 2 प्लस टी। ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था, डी इनर बाई 2, इधर का टी बाई 2, इधर का टी बाई 2, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से चलते हो, अगर आप टोटल बात कर रहे हो, इफ यू टेक टोटल, तो टोटल आपका कितना हो गया, ये टी बाई 2 कर रहे हैं। अगर आप टोटल ले रहे हो तो इट इज डी इनर प्लस टी बाई 2 प्लस टी बाई 2, ठीक है। तो डी इनर प्लस टी हो जाएगा, दैट इज योर डायमीटर, मीन डायमीटर रेडियस में आएंगे, सो टी बाई 2 आपका आ जाएगा, दैट इज डी इनर प्लस टी उसका आधा, ठीक है। सो दिस इज योर मीन रेडियस, तो मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग एरर इन दिस। सो दिस इज योर मीन रेडियस, दिस इज योर मीन रेडियस, डी इनर प्लस टी बाई 2। अगर इसको समझना बड़ा सिंपल है, यू टेक टोटल, सो इट विल बी डी इनर प्लस टी बाई 2 प्लस टी बाई 2, सो दैट विल गिव यू मीन डाया, आधा करना है, सो दैट विल गिव यू मीन रेडियस। क्लियर है सर? अब आगे बात समझेंगे। ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हम मीन एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो मीन एरिया निकालने के लिए इसको कट करेंगे, आई विल कट इट, और जब कट करेंगे तो उसको कट करने के बाद एक रेक्टेंगल के फॉर्म में फैला देंगे। तो जब आपने एक रेक्टेंगल के फॉर्म में पढ़ाया तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, और ये आर क्या है, इट इज आर एम, एंड द थिकनेस इज व्हाट, द थिकनेस इज टी। क्लियर है बात? क्लियर है बात? इस तरीके से हम एरिया निकालते हैं, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, वी फाइंड द एरिया, वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस थिन सेक्शन। क्लियर है? तो अब यहां पे अगर आप जेड पहले निकाल लें, जेड हम बाद में निकालेंगे, पहले जेड निकाल लें, तो जेड क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एम इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू y1 बार प्लस y2 बार। अब यहां पे y1 बार और y2 बार का फॉर्मूला क्या है सर, इट इज नथिंग बट d बाई पाई प्लस d बाई पाई। अब ये जो d आपको बोला गया है, ये मीन डाया के लिए बोला गया है, ये जो d आपको बोला गया है, दिस इज फॉर मीन डाया, ठीक है। तो ये 2 इंटू आर एम, इसी को हम क्या लिख रहे हैं, मीन डाया इंटू टी बाई 2 इंटू डी बाई पाई प्लस डी बाई पाई, ठीक है सर। देखिए यहां पे, तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये क्या आ जाएगा, पाई डी टी बाई 2 इंटू 2d बाई पाई, यही होगा। पाई पाई चला गया, पाई पाई चला गया, 2 2 चला गया, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, डी स्क्वायर टी।
तो ZP फॉर द थिन सर्कुलर सेक्शन इज नथिंग बट d square t. ठीक है, so this is your polar section, that is your plastic section modulus. This is your plastic section modulus. Now coming to the next, that is your Z. तो Z निकालने के लिए for finding Z I have to find moment of inertia first. बहुत बच्चों को इसका moment of inertia नहीं पता है, तो उसको समझा देते हैं कैसे निकालना है. देखिए, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसको एक सर्कल मान रहे हैं, और जब एक सर्कल हम मान रहे हैं, यहां पे जब एक सर्कल हम इसको मान रहे हैं, तो इस सर्कल का डाया क्या माना हमने, दिस इज योर डी. सर्कल का डाया हमने क्या माना, द डाया ऑफ सर्कल इज डी. दिस इज योर मीन डाया माय डियर फ्रेंड, माइंडेड, दिस इज योर मीन डाया. एक सर्कल माना जिसको हमने क्या बोला, डी डाया, मीन डाया. ठीक है, मीन डाया. सो नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर हमने इसको मीन डाया माना है, ठीक है, दिस इज अ मीन डाया, तो मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं इस थिन सर्कुलर सेक्शन के, वो सारे सरकमफेरेंस पे ही अवेलेबल है. ऑल द पॉइंट्स आर अवेलेबल एट द सरकमफेरेंस ओनली. All the points are available at the circumference only. तो इसी कारण से हम सबसे पहले क्या करेंगे, I will find polar moment of inertia. I will find polar moment of inertia. तो अब देखोगे यहां पे, अगर तुम polar moment of inertia निकाल रहे हो तो आपको लिखना क्या, y square d है. अब क्योंकि आप polar moment of inertia निकाल रहे हो, तो this is your axis, आपके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो हर पॉइंट का दूरी सेम हो जाएगा. तो क्योंकि हर पॉइंट का दूरी सेम हो गया, तो y स्क्वायर बाहर आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट d/2 का होल स्क्वायर, और अंदर में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल d है. क्या ये बात क्लियर है, अंदर में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल d हो जाएगा. यस, द वैल्यू एट इनसाइड इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ dA. क्या ये बात क्लियर है सर, क्या ये बात क्लियर है. तो अगर ये बात क्लियर है, तो आपका dA का वैल्यू क्या होगा, देखो यहां पे 2 पाई RMT या पाई dt लिख सकते हैं. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इट इज नथिंग बट d स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई dt, इंटू पाई dt, इंटू पाई dt. तो ये वैल्यू क्या हो गया दोस्त, इट इज नथिंग बट पाई इंटू d क्यूब t डिवाइडेड बाई 4. So this is your polar moment of inertia. This is your polar moment of inertia. ये आपको क्या हो गया दोस्त, ये आपका polar moment of inertia है. अब यहां से अगर हमको एक्सिस पे निकालना है, मान लो यहां पे दो एक्सिस है, एक आपका x दूसरा आपका y. तो सर फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, व्हाट वी नो कि भाई I जो पोलर है, इट इज नथिंग बट IXX प्लस IYY. जानते हैं कि नहीं जानते, हम लोग एकदम जानते हैं. अब क्योंकि सर्कुलर है तो ये दोनों क्या होगा, सेम होगा. सो 2 टाइम IXX या 2 टाइम IYY, इट इज इक्वल टू पाई d क्यूब t/4. यस और नो. तो अगर हमको IXX सही अगर हमको निकालना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई d क्यूब t डिवाइडेड बाई 8 होगा कि नहीं होगा, पाई d क्यूब t डिवाइडेड बाई 8 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा. सो नाउ माय डियर फ्रेंड, यहां तक आप कर चुके हो, यहां तक आप कर चुके हो. अब यहां तक होने के बाद, वंस यू रीच हियर, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z, i बाई y मैथ्स. सो i आपका क्या हो गया, पाई d क्यूब t बाई 8, और y मैथ्स क्या हो गया, इट इज नथिंग बट d/2. So the value that you are going to obtain is nothing but pi d square t by 4. So this is your value of z. This is your value of z. Already मैंने ये चीज़ आपको जब आप टॉर्शन कर रहे थे तो ये बात करवाया हुआ है. Already we have done this while we were doing the torsion. इसलिए मैंने बस यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको वापस से रिकैप करा दिया है, क्योंकि ये पार्ट में आप एरर कर देते हो. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम शेप फैक्टर निकालेंगे,
दैट इज ZP बाई Z. तो ZP आपका कितना आया था? इट हैज केम आउट टू बी D स्क्वायर T, केम आउट टू बी D स्क्वायर T. और Z आपका कितना आया? इट केम आउट टू बी पाई D स्क्वायर T बाई 4. So the value that you obtain is nothing but 4 by pi. The value of shape factor that you obtain is nothing but 4 by pi. So when you solve it, you are going to get the value as 1.27. So the shape factor for thin hollow circular cross section, shape factor for thin hollow circular cross section is nothing but 1.27. The shape factor for thin hollow circular cross section is nothing but 1.27. Any doubt, anyone? Please comment. क्योंकि जब ये वीडियो चल रहा होगा then I will be helping you with the chat section. Don't worry about that. क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? बोलोगे यार? एवरी पॉइंट क्लियर? मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं इस पॉइंट को. देखो यहां पे जहां मेरा थिन हॉलो सर्कुलर आया था, तो मीन एरिया निकालने का तरीका क्या है? आपने इसको कट किया, कट करके फैला दिया, तो जो सरकमफेरेंस का पार्ट है दैट इज पाई 2 पाई आर होता है. सो 2 पाई आर इनटू टी थिकनेस, सो दैट विल गिव यू द मीन एरिया. हमको इस एरिया का क्या लेना? आधा. वी टुक द हाफ. और जब एक रिंग होता है तो रिंग का जो हाफ एरिया होता है उसका दूरी, जो उसका एरिया को सेंट्रॉइड होता है उसका दूरी नीचे से कितना होगा? दैट इज डी बाई पाई. 2r बाई पाई आपने पढ़ा होगा, दैट इज डी बाई पाई. सो ऊपर नीचे दोनों से 2r बाई पाई दैट इज डी बाई पाई. सो y1 बार प्लस y2 बार एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ ZP. ठीक है. अब Z निकालने के लिए पहले हमने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला. पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द प्लेन हमने निकाला एंड देन आई go for the I by Y maths. Is it clear to everyone? Is it clear to all? चलिए next for the diamond section. For diamond section, so again in the strength of material, when we are doing the strength of material, so in the strength of material we have seen कि the moment of inertia for square and diamond section is same. हमने देखा था जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो स्क्वायर का और डायमंड का क्या होता है? सेम होता है, लेकिन जेड अलग अलग होता है. जेड अलग अलग होता है. द वैल्यू ऑफ जेड, द वैल्यू ऑफ द सेक्शन मॉड्यूलस आर डिफरेंट. राइट, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. है कि नहीं? देखा है हमने. तो दिस इज योर डायमंड क्रॉस सेक्शन. सो ये वैल्यू आपका टोटल हाइट √2a था. द टोटल हाइट वाज √2a. द टोटल हाइट वाज √2a. है कि नहीं? टोटल हाइट आपका √2a था. अब देखिए यहां पे, तो अगर टोटल हाइट √2a था तो आधा हाइट क्या होगा? √2a बाई 2 विच इज नथिंग बट a बाई √2. इट इज नथिंग बट a बाई √2. कोई डाउट यहां पे? आधा हाइट कितना हुआ? a बाई √2 हुआ. ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड, अगर हम डायमंड सेक्शन ले रहे हैं और जेड बात कर रहे हैं, सो इट इज नथिंग बट I बाई वाई मैथ्स. I by y maths. So what is the value of I? It is nothing but same as that of the square, which is a का power 4 by 12. Already हमने proof किया हुआ है. And this is your neutral axis. So what is the y maths? It is nothing but a by √2. It is nothing but a by √2. So the value that you are going to obtain is nothing but a cube. ठीक है, a cube. और ये क्या हो जाएगा? 6√2. a cube divided by 6√2. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? So the value that you obtain is a cube by 6√2. This is the value of z. This is the value of z. ठीक है, क्लियर है बात? अगला बात कर लेते हैं ZP. अगला बात कर लेते हैं ZP. तो व्हाट इज ZP? फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं. a बाई 2 y1 बार प्लस y2 बार, प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस का फॉर्मूला. सो आपका टोटल एरिया इज a स्क्वायर. स्क्वायर का जो एरिया होगा उसका हाफ, a स्क्वायर बाई 2.
अब y1 बार y2 बार लोगे तो देखो यहां पे ये आपका प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होगा, दिस इज लाइक अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का दूरी फ्रॉम द बेस, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का दूरी, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का दूरी फ्रॉम द बेस कितना होता है, 1/3, 1/3 होगा तो 1/3 ऑफ a बाई रूट टू होगा क्या, 1/3 ऑफ a बाई रूट टू होगा क्या, बोलोगे यार, तो ये वैल्यू क्या हो गया, a बाई 3 रूट टू प्लस a बाई 3 रूट टू. Any doubt anyone is having? Any doubt anyone is having? No. So my dear friend, now if I find the value, ये 2a आ जाएगा, 2 चला जाएगा, value that you are going to obtain is a cube by 3 root 2. The value that you obtain is a cube by 3 root 2. So this is the value of ZP. So Z आ गया, ZP आ गया. You got the value of Z, you got the value of ZP. आपको Z का भी वैल्यू मिल गया, आपको ZP का भी वैल्यू मिल गया. तो यहां से डायमंड सेक्शन में अगर हम शेप फैक्टर निकाल रहे हैं विच इज नथिंग बट ZP बाई Z, तो ZP आ गया आपका a क्यूब बाई 3 रूट 2 और Z आ गया आपका a क्यूब बाई 6 रूट 2. सो a क्यूब गया, रूट टू गया, 3 6 को काटा 2 बार में, ऊपर चला गया. द वैल्यू दैट यू ऑब्टेन इज 2. The value that you obtain is 2. The shape factor value that you obtain is 2. ठीक है. So my dear friend, for the diamond section shape factor आपका क्या आया है, 2 आया है. तो अभी तक अगर हम समराइज करें हमने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा शेप फैक्टर. अगर हमने सबसे पहले किसका देखा, सबसे पहले रेक्टेंगल का देखा, वो 1.5 आया. ठीक है. सबसे कम किसका आया, सबसे कम आया हॉलो सर्कुलर. सबसे कम किसका आया, हॉलो सर्कुलर. शेप फैक्टर 1.27. ठीक है. उसके बाद किसका आया, रेक्टेंगुलर. शेप फैक्टर केम आउट टू बी 1.5. उसके बाद किसका आया, we have seen for circular. For the circular the shape factor came out to be 1.7. Then we have seen for diamond. Cross section. For the diamond cross section the shape factor that you obtain is 2. तो मेरे दोस्त ऑर्डर में मैंने शेप फैक्टर लिखा है आपको. I've given you in a particular order शेप फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमने शेप फैक्टर को लिख दिया. नाउ क्लियर है यहां तक सबको, इज इट क्लियर टिल नाउ. नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन. अब यहां पे थोड़ा एनालिसिस है इसलिए थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है. हड़बड़ा के तो पढ़ना ही नहीं है भाई, हड़बड़ा के जो पढ़ता है वो गड़बड़ाता है. तो हड़बड़ाना है नहीं, चीज़ों को समझना है. जितना जल्दी समझोगे उतना मजा आएगा. अभी तक डायमंड था या सर्कुलर था या आपको रेक्टेंगुलर था या आपको थिन हॉलो सर्कुलर था, साफ साफ दिख रहा था कि एरिया आधे में जब बट रहा है तो कैसा एरिया होगा. लेकिन जब यहां पे तुम ट्रायंगुलर में बात कर रहे हो तो क्या ट्रायंगुलर में ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या तुमको साफ दिख रहा है कि आधा एरिया कितना होगा, कैसे बटेगा, क्या डायमेंशंस होंगे, कैसे दूरी निकालोगे, क्या ये पार्ट तुमको दिख रहा है. नो यू कांट सी दैट. तो सबसे पहले z निकाल लेते हैं. लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ z फर्स्ट. व्हाट इज z? इट इज I by y maths. सो फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, bh³ by 36 न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट. एंड व्हाट इज y maths? इट इज नथिंग बट 2h by 3. यही होता है. द विड्थ ऑफ द ट्रायंगुलर सेक्शन इज b एंड द हाइट ऑफ द सेक्शन इज h.
सो मेरा जेड का वैल्यू क्या हो गया, बी एच क्यू बाई 36 अपॉन 2h/3. सो द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन, देखो 3 36 को काटेगा कितना बार में, 12 बार में, ये हो जाएगा बी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24. द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन हियर इज बी एच स्क्वायर बाई 24. ठीक है, द वैल्यू दैट यू ऑब्टेन इज बी एच स्क्वायर बाई 24. ठीक है, तो ये आपका वैल्यू क्या मिला, जेड का वैल्यू मिला. अब जेडपी के लिए थोड़ा मेहनत है, जेडपी के लिए थोड़ा मेहनत है, कर लेते मेहनत साथ में. देखिए यहां पे, सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ जेडपी, पहले हमको यहां पे दो एरिया समझना पड़ेगा. तो मान लो ये आपका प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस. तो अगर ये प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है तो इस पूरे एरिया का आधा एरिया ऊपर होगा, आधा एरिया नीचे होगा. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सर, h/2 b/2 नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रापीजियम है. वन इज अ ट्रायंगल, अदर इज अ ट्रापीजियम. तो मान लीजिए ये विड्थ है b डैश एंड द हाइट इज h डैश. विड्थ इज b डैश, हाइट इज h डैश. हमको ये b डैश और h डैश का वैल्यू निकालना है. I have to find the value of b dash. I have to find the value of h dash. I have to find the value of b dash. I have to find the value of h dash. So my dear friend, for ZP के लिए पूरा काम चल रहा है. अब तो हमको क्या पता है कि either you take area 1 or you take area 2. ये दोनों एरिया इस पूरे ट्रायंगल का आधा एरिया होगा, yes or no? ये दोनों एरिया इंडिविजुअली पूरे ट्रायंगल का हाफ एरिया होगा. तो अगर ऐसा हुआ, सो माय डियर फ्रेंड, अगर ऐसा हुआ तो आप देखो यहां पे टोटल एरिया अगर ए है, टोटल एरिया अगर ए है तो इट इज 2 टाइम्स आइदर एरिया 1 और एरिया 2. एग्री करते हैं? तो टोटल एरिया कितना हुआ, हाफ इंटू b इंटू h. दिस इज 2 टाइम्स above area, so that is half into b dash into h dash. Any doubt anyone is having? Any doubt anyone is having in this? So my dear friend, half चला गया, हाफ चला गया. मेरे को एक रिलेशन मिला BH में, लेकिन अगर हमको एक डेफिनेट वैल्यू चाहिए तो एक और इक्वेशन लाना पड़ेगा. और एक और इक्वेशन कहां से आएगा, लीनियरिटी से आ जाएगा. वन मोर इक्वेशन यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम लीनियरिटी, यस और नो. देखिए यहां पे व्हाट यू कैन राइट, you can write b dash by b from similar triangle, b dash by b is equal to h dash by h. लिख सकते हो क्या, you can write. so यहां से आपका b dash क्या हो गया, it is h dash by h into b. हो गया क्या, सब्स्टिट्यूट करना है यहां पे, सब्स्टिट्यूट करना है यहां पे. so b into h, this is equal to 2 times, यहां पे क्या आया, b डैश की जगह h डैश बाई h इंटू बी, और यहां पहले से क्या था, h डैश था. तो यहां पे आपका b चला गया. ठीक है, h डैश का वैल्यू क्या हो गया, इट इज h डैश स्क्वायर आपको दिख रहा है, इट इज नथिंग बट h स्क्वायर बाई 2. तो यहां से आपका h डैश क्या हो जाएगा, निगेटिव तो होगा नहीं. सो द वैल्यू विल कम आउट टू बी h बाई रूट 2. सो h डैश इज नथिंग बट h बाई रूट 2. सिमिलरली अगर आप b डैश निकालोगे, h डैश आपका आ गया, b डैश अगर आप निकालते हो, सो b डैश आपने क्या लिखा था, h डैश बाई h इंटू बी. सो h डैश आप पुट करोगे h बाई रूट 2, सो द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन इज b बाई रूट 2. सो द वैल्यू ऑफ b डैश इज नथिंग बट b बाई रूट 2. सर ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है. यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला h बाई रूट 2 b बाई रूट 2 in order to divide the triangle in 2 equal parts. जो width और height आता है for the triangular portion, it is b by root 2 h by root 2, आपको याद रखना है. तो अब देखो यहां पे, if I look at this triangle, my dear friend, if I look at this triangle, so this value is what, it is b by root 2,
and the height that I'm going to obtain is h by root 2. ठीक है ना? टोटल विड्थ क्या हो गया? टोटल विड्थ आपका b था और टोटल हाइट कितना हो गया? टोटल हाइट इज h. टोटल हाइट इज h. सो इट ड्यू टू दिस आपका एरिया दो इक्वल पार्ट में बट चुका है. आपका जो एरिया है वो दो इक्वल पार्ट में बट चुका है. सो नाउ आई हैव टू फाइंड जेड पी दैट इज प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस. तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया आपका? दिस इज नथिंग बट एरिया बाई 2 y1 बार प्लस y2 बार, यही होगा. अब ये b बाई रूट 2 को थोड़ा सिंपल करने के लिए अभी हम लिख दे रहे हैं b1, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है. और h बाई रूट 2 को हम लिख रहे हैं h1. ओके, h बाई रूट 2 को हम लिख रहे हैं h1 और b बाई रूट 2 को लिख रहे हैं b1. ठीक है, तो देखिए यहां पे, देखेंगे यहां पे, देखेंगे यहां पे. सो एरिया आपका कितना हो गया? bh बाई 2 टोटल एरिया, उसका आप लेना है. ये आपका ऊपर वाला एरिया है और ये आपका नीचे वाला एरिया है. तो ऊपर वाला एरिया आपका ट्रायंगुलर दिख रहा है. इसका सेंट्रॉइड का दूरी फ्रॉम द इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इज व्हाट? h1 by 3. It is nothing but h1 by 3. Yes or no? It is nothing but h1 by 3. अब यहां पे जो हमको अगला दिख रहा है, this is what? This is h minus h1, है ना? So my dear friend, एक ट्रेपीजियम के सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? b plus 2a upon b plus a into h by 3. b plus 2a upon b plus a into h by 3, यही होता है ना? यही होता है. तो अगर यही होता है तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा? b1 plus 2b upon b plus b, it is b1 plus b into h कितना है? It is nothing but h minus h1 by 3. यही फॉर्मूला हो जाएगा. सो व्हेन यू सॉल्व इट, मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू दे रहा हूं क्योंकि अब इसको आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा. यू सॉल्व इट. So I'm directly giving you the value. The value that you are going to obtain is 0.0976. 0.0976 BH square. 0.0976 BH square. So this is the value. Now when you find the shape factor, which is nothing but ZP by Z, so this you are going to obtain as 2.34. This you are going to obtain as 2.34. The value that you are going to obtain is 2.34. मतलब ट्रायंगल का जो सेक्शन मॉडुलस होगा वो अभी तक बाकी सबसे ज्यादा है. ट्रायंगल का जो सेक्शन मॉडुलस होगा वो अभी तक जो आपके जितने भी स्टैंडर्ड केस देखे वो अभी तक सबसे ज्यादा होगा. क्लियर है बात? इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल? सो मेरे दोस्त, वी हैव सीन द सेक्शन मॉडुलस फॉर द वेरियस सेक्शन टुडे. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस. In the next class we are going to solve the numericals on this. ठीक है, इस पे हम लोग क्या कर रहे होंगे? न्यूमेरिकल कर रहे होंगे. अच्छा, ये वाला पार्ट आपका रह गया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और कर्वेचर वाला. देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो लोड फैक्टर है, that लोड फैक्टर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द डक्टाइल मटेरियल. तो सब ब्रिटल मटेरियल के लिए भी कुछ होना चाहिए. तो सब ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या है? What is the margin of safety? तो margin of safety क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? What is the margin of safety? ये बोलता है कि ultimate stress by working stress minus 1. ये क्या बोलता है? Ultimate stress upon working stress minus 1. So this is the formula for margin of safety, and this will be used only for which material? Brittle material. Used only for brittle material. ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज कर सकते हैं?
हम यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रिटल मटेरियल के लिए, क्योंकि वहां पे सडन फेलियर होता है। सडन फेलियर के लिए स्ट्रेस कौन सा लिखते हैं हम लोग? दैट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस। क्लियर है बात? लास्ट पॉइंट फॉर द टुडेज क्लास, मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप। सर आपको याद होगा हमने एट द वेरियस स्टेज, इफ आई लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से था? यह मानो आपका करस्पॉन्डिंग टू सेफ लोड था, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू सेफ लोड, राइट। ये आपको किसके लिए आया? लीनियर वेरिएशन करस्पॉन्डिंग टू सेफ लोड। तो एक कंप्रेशन दूसरा टेंशन, लेट अस से, ठीक है। फॉर सेफ लोड आया सेफ लोड, मोमेंट आया m। हमने मोमेंट बढ़ाया, तो जब हमने मोमेंट बढ़ाया कब तक बढ़ाया? जब तक ये यील्ड ना कर जाए। हमने मोमेंट बढ़ाया कब तक बढ़ाया? जब तक ये यील्ड नहीं कर जाए। तो तब तक बढ़ाया जब तक ये यील्ड नहीं कर जाए। तो देखिए यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस आया दैट इज योर यील्डिंग स्ट्रेस। उसके बाद अगर आप यहां से लोड बढ़ा रहे हो, यहाँ पे आपका यील्ड मोमेंट है, यहाँ पे आपका यील्ड मोमेंट है, दैट इज my, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू यील्डिंग। देन आई इंक्रीज द लोड, हम लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, हम लोड को इंक्रीज कर रहे हैं। और जब लोड को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर, फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर यील्डिंग होना स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर यील्डिंग होना स्टार्ट हो रहा है। यस और नो? यस, यस। एंड एट द एंड आपको क्या दिख रहा है कि आपका सारा फाइबर यील्ड हो जा रहा है। एट द एंड आपको क्या दिख रहा है कि आपका सारा फाइबर यील्ड हो जा रहा है, जहां से आपको ये क्या करेगा? फेल करेगा, जहां से आपको ये क्या करेगा? फेल करेगा। यस, यही वेरिएशन है। तो ये जो अपने पास एक रिलेशन होता है m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाई y is equal to E by R. So here 1 by R represents what? This 1 by R represents curvature. This 1 by R represents curvature. ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा लोड बढ़ेगा मोमेंट बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है यहां पे आप देखो, ये y किसके लिए है? ये लीनियर वेरिएशन के लिए। तो जैसे जैसे आपका लोड बढ़ रहा है, आपका y का वैल्यू क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। या हम बोले एक्सट्रीम फाइबर देखो, जहां सिग्मा आपको दिख रहा है मैक्सिमम, तो उस एक्सट्रीम फाइबर का जो लीनियर वेरिएशन में मैक्सिमम दूरी है वो तो क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। एंड फाइनली एट प्लास्टिक हिंज द वैल्यू विल बिकम 0, राइट। दैट मीन्स द कर्वेचर विल इंक्रीज एंड फाइनली जब यहां पे आपको ये क्या हो गया? 0 हो गया, तो कर्वेचर बिकम व्हाट? इनफाइनाइट। कर्वेचर क्या बन जाएगा सर? इट विल बिकम इनफाइनाइट। तो देखिए यहां पे, देखिए यहां पे, सो विथ इंक्रीज, हम क्या बोल रहे हैं? विथ इंक्रीज इन लोडिंग y decreases, m increases, and curvature increases, ठीक है। at fully plastic stage, at fully plastic stage y इज इक्वल टू 0। तो y 0 हो गया मतलब क्या हो गया? y 0 का मतलब क्या हो गया? कर्वेचर क्या टेंड करेगा? कर्वेचर टेंड्स टू इनफिनाइट। कर्वेचर टेंड्स टू इनफिनाइट मतलब जो प्लास्टिक मोमेंट, और अगर हम मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप बनाते तो हमको कर्व कैसा मिलेगा? देखो यहां पे, इफ आई ड्रॉ द मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप, आपका जो कर्व मिलने वाला कैसा मिलने वाला है? कुछ
इस तरीके का मिलने वाला है। ये जो आपका पॉइंट दे रहा है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू प्लास्टिक मोमेंट, और ये आपका क्या है, दिस इज कर्वेचर। तो लोड आपका बढ़ रहा है, लोड आपका बढ़ रहा है, आपका जो कर्वेचर है वो क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। एंड जब तुम प्लास्टिक मोमेंट में बात करोगे तो आपका कर्वेचर क्या रहेगा, दैट कर्वेचर विल बी इनफिनाइट, दैट कर्वेचर विल बी इनफिनाइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल? राइट। सो माय डियर फ्रेंड, पढ़ते रहिए बढ़िया से, कल आपको इसी का न्यूमेरिकल करवा देंगे, ठीक है? तो ये टॉपिक आपका बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में डाल देंगे, सर ये समझ में नहीं आया, अगले क्लास में उसको समझा दीजिएगा थोड़ा, तो आई विल इंश्योर कि वो चीज़ आपको समझा दिया जाए। लेकिन अगेन कंडीशन तभी आप समझा पाएंगे जब आप, जैसे आज अगर वीडियो गया तो आज ही आप डालें, ये नहीं कि आप कल डाल रहे हो, क्योंकि कल वीडियो तो ऑलरेडी बन जाएगा सुबह में, है ना? तो ये चीज़ इंश्योर करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको टॉप रैंक्स अचीव करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको मेहनत करना है, बिना मेहनत कुछ नहीं होता। और अभी अगर आपको चाहते हो कि हर सब्जेक्ट अनअकैडमी के टीचर से बढ़िया तरीके से पढ़े, सो अभी आपको फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो ज्वाइन यूजिंग द कोड BHAR10 BHAR10। दिस ऑफर इज वैलिड टिल टुमारो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में चैट सेक्शन में गिवन है, सो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है जहाँ पे 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं। जसपाल सर ने एनवायरमेंटल स्टार्ट किया है, मैंने स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट किया है, गुरुपाल सर ने एप्टीट्यूड स्टार्ट किया है। सो वेदर यू गो फॉर 25 और यू गो फॉर 26, आपके लिए सब्जेक्ट्स लाइव चल रहे हैं, सो यू कैन ज्वाइन। और अगर आप आइकॉनिक ज्वाइन करते हो तो ये सारे बुक्स आपको होम डिलीवर कर दी जाते हैं विद इन 15 डेज। सो ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड डू प्रैक्टिस वेल, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट जरूर आएगा। चलिए ठीक है, सो मिलते हैं आपसे कल के क्लास के लिए। टिल देन बाय बाय।